मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां मीर हस्पताल के MS डॉक्टर जवेद अहमद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और किस हस्पताल से किया? 1996 में मेरी सिलेक्शन हुई थी एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो मुझे अपॉइंट किया गया डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का एक BHU है जिसका नाम है TB जय सिंह। वो दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पे था और पेरीफ्री में था। तो मुझे वो जगह वो सिलेक्शन के लिए दी गई, तो मैंने बड़ी खुशी से वो कबूल कर ली और वहाँ मैंने तकरीबन 3 साल सर्व किया है। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि MS का जो ओहदा होता है वो एक बड़ी पोस्ट है, तो इसमें मुश्किलात तो बहुत आती हैं क्योंकि ज़िम्मेदारी वाली सीट है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और बड़ी ज़िम्मेदारी की पोस्ट है। इसके लिए मेहनत तो करना पड़ती है और 24 घंटे अपने अस्पताल के साथ इन टच रहना पड़ता है। कुछ प्रोटोकॉल पेशेंट होते हैं, उनको भी डील करना पड़ता है, और कुछ पेशेंट लावारिस भी बेचारे होते हैं तो उनको भी फैसिलिटेट करना पड़ता है। लेकिन मेरा हमेशा से ये मोटो रहा है कि अगर मैं प्रोटोकॉल पेशेंट को मुनासिब प्रोटोकॉल देता हूँ तो मैं जो लावारिस होते हैं जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, मैं उनके साथ भी वैसे ही सलूक करता हूँ जैसे मैं प्रोटोकॉल पेशेंट के साथ सलूक। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा तो मुमकिन देखने में तो नहीं आता, क्योंकि अक्सर अस्पतालों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो आम लोग होते हैं, आम शहरी होते हैं, उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होता। गार्ड है या नर्सिस हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही होती, वो बेचारे कभी इधर कभी उधर, तो बड़ी ख्वारी होती है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि बेहतर इंतज़ाम नहीं हो सकता? आपकी तो मैनेजमेंट देखा गया है कि बहुत अच्छी है, बड़ा डिसिप्लिन है, तो आप हर बंदे की बात भी सुनते हैं, लेकिन आम जगह पे इस तरह नहीं है, आम अस्पतालों में इस तरह नहीं है। उनको क्या पैगाम देंगे कि उनको भी इस तरह का होना चाहिए? उसके लिए आप हमारे नाज़रीन को बताइए और अपने जो डिपार्टमेंट है उनके लिए कुछ कहें। उसका ये हल है कि जो मरीज़ आपके पास शिकायत लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास शिकायत लेके आए, उसकी शिकायत सुननी चाहिए और उसके बाद मुनासिब डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो वाकई अमले का फ़र्ज जो कि गलत रवैया इख्तियार किए हुए है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो एनुअली असेसमेंट होती है उसमें भी उसको सज़ा या जज़ा अगर ये मिलती रहे तो हमारा काम काफ़ी बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप अपनी सर्विस को? कितना अरसा हो गया है आप अपने इस पेशे से मुंसलिक हैं? तो मेरी सर्विस तकरीबन 25 साल के करीब हो गई है। 1 माह मेरी रिटायरमेंट में बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो 1 माह भी है उसको फुली अवेल करूं। वो किस तरह अवेल करूं कि कम्युनिटी को फैसिलिटेट करूं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड करूं ताकि मैं अपनी सर्विस से मुतमिन हो के रिटायर हूँ। डॉक्टर साहब, कि कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ जो हमेशा जब तक ज़िंदगी है वो यादगार रहे, कि वो यादगार के तौर पर आप लोगों से जिक्र करें कि यार मेरी सर्विस में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता? तो हमारे नाज़रीन, एक और वाक़या है, जब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर कोर्ट लखपत जेल में अपॉइंट हुआ तो वहाँ मेरी ड्यूटी सारे लाहौर में मेरी सिलेक्शन हुई थी रेमंड डेविस ड्यूटी पे। तो रेमंड डेविस के पास कोई नहीं जाता था, वो आगे जो भी जाता था ना वो उसको नाराज़ होता था और उससे बात नहीं करता था। तो जब मैं गया तो मैंने उससे बात इस अंदाज से की कि वो मुझसे बड़ा खुश हो गया, और मैंने फिर वही बात कि अल्लाह ताला की शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इतनी बड़ी असाइनमेंट सौंपी है। वो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने कि वो उसको कैसे डील किया, और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पेक्ट बख्शी, क्योंकि सारे उससे, हालांकि IG जेल खाना जात तक उससे मिलने से घबराते थे। तो ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या है कि वो मैं उसके साथ अच्छी डीलिंग मैंने की और वो भी खुश हो गया और मैंने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि आप 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद आप मेडिकल के शोबे से मुंसलिक रहेंगे या फिर घर पर मुकम्मल रेस्ट करेंगे? मैंने जो सोचा है कि आफ्टर रिटायरमेंट एक तो मैंने फ्री डिस्पेंसरी स्टार्ट करनी है, जो स्टैंडर्ड की फ्री डिस्पेंसरी होगी। ये नहीं है कि मैं कार्रवाई डालूँगा,
میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سٹینڈرڈ کی اور لوگوں کی رہنمائی، کیونکہ عام ڈاکٹر لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا پھر وہ اپنی پریکٹس کو چمکانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک سکول، 100 بچوں کا سکول میں بنواؤں گا، اور وہ بھی انشاءاللہ اسٹینڈرڈ کا ہوگا اور فری سکول ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اس دنیا میں جانے سے پہلے یہ پاکستان کو کم از کم یہ گفٹ کروں کہ چند لوگوں کی ٹریننگ، چند بچوں کی ٹریننگ کر کے، تاکہ وہ آگے صدقہ جاریہ رہیں گے اور اپنے ملک کو، اپنی قوم کی خدمت کریں گے. کہ آپ نے اپنا یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ کس چیز میں آپ اسپیشلائز ہیں؟ وہ میں زیادہ تر جی پی شپ کرتا رہا ہوں، اور میں نے بہت پریکٹس کی ہے. میں اپنے کیریئر میں تقریباً 16 گھنٹے کام کرتا رہا ہوں، اور میں نے اکیلے 200 مریض تک دیکھے ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے جو مریض ہسپتالوں سے ریجیکٹ ہو کے آتے تھے، وہ بھی ڈیل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو جاتے جاتے اپنے جونیئرز کو، نئے جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ڈاکٹرز، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ دکھی انسانیت کی جتنی بھی خدمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، پیسہ بھی ضروری ہے، لیکن سب کچھ پیسے کو نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ دکھی انسان کو تکلیف اس کی دور کریں گے تو آپ کو ذہنی سیٹسفیکشن ہوگی، اور جتنی آپ کو سیٹسفیکشن پیسے سے ہوگی، اس سے کہیں آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی. تو میرا یہ پیغام ہے کہ کسی کو تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا. کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہیں؟ جی، حکومت کو یہی ہے کہ لوکل لیول پہ اختیارات ٹرانسفر کیے جائیں، تاکہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو امیڈیٹ باس ہوتا ہے، اس کو اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ مسائل وہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ لوکل لیول پہ ٹرانسفر نہیں ہوگے اختیارات، یا ان کی نہیں سنی جائے گی، تب تک یہ مسئلے ہمارے لیے حل کرنے مشکل ہو جائیں گے. جی ناظرین، ڈاکٹر جاوید احمد کی باتیں آپ نے سنی، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی. اس میں لوگوں کے لیے تنقید بھی تھی، اور لوگوں کے لیے میسیج بھی تھا، اپنے آنے والے جونیئرز کے لیے بھی میسیج تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.